एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, हर एग्जामिनेशन में आज की डेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एसएससी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेवल थोड़ा सा लो होता है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें 2 या 3 अलग अलग शॉर्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल रहे हैं। जबकि बैंक में एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। चाहे आप आरबीआई का एग्जाम दे रहे हो, नाबार्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हो, या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन जैसे कि एनआईसीएल का फॉर्म आया हुआ है, वो सारे एग्जामिनेशन, उन एग्जामों में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से आप बहुत ईजिली 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। इसमें नहीं आपको बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ ग्रामर की जरूरत होती है, आपको सारे टेंस नहीं याद करने होते, लेकिन इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की। बहुत से ऐसे आपको वीडियोस दिख जाएंगे जहां पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के शॉर्ट ट्रिक्स समझाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे जल्दी कर लें, 5 पॉइंट्स क्या होते हैं। दैट इज वेरी बैड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, ये चीजें समझ लीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। आपको उसको समझना होगा, उसको पढ़ना होगा और उसको करना होगा तब। और ये सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है, वो है डेली प्रैक्टिस करने से। बहुत से लोग इस चीज से भागते हैं कि मुझे उतना बड़ा इंग्लिश का पैसेज देख के डर लगता है और मैं उससे भाग जाता हूँ। ये चीजें नहीं करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपको डील करना है तो उसके लिए सबसे बेसिक तरीका ये है कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाइए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या? एक कहानी तो है, एक किस्सा, एक आर्टिकल ही तो है। उसको पढ़ो, समझो, उससे बेस क्वेश्चन लगाओ। जब आप उसको कई बार करने लगोगे तो डेफिनेटली आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मास्टर बनने लगोगे, और वो एग्जामिनेशन में आपको 5 मार्क्स इजिली दिला देगा। लेकिन अगर उसको करना है तो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक इंग्लिश, मतलब आपको सेंटेंस में क्या कह रहा है, ही इज गोइंग देयर का मतलब वो वहां जा रहा है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि वहां क्या कह रहा है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मेरा क्या है कहने का मतलब है कि आपको मास्टर नहीं होना इंग्लिश में। अगर आपकी ग्रामर वीक भी है तब भी आप आरसी बहुत आराम से कर सकते हो। बच्चे यही डरते हैं कि वो आरसी छूते ही नहीं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। यार कहानी जब 3-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप कहानी समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो इसमें यही चीज है, इसका यही पूरा सार है। साथ ही साथ आपको एक नई चीज और करनी होगी कि नए वर्ड्स लर्न करने होंगे। जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो आपको कुछ नए वर्ड्स दिखेंगे। जब नए वर्ड्स दिखेंगे उन वर्ड्स को कैसे याद करना है, सिंपल उसको नोट डाउन करना है, उसकी हिंदी मीनिंग लिखनी है, और उसको 2-4 बार 5-6 बार रिवाइज करोगे, वो अपने आप याद हो जाएगा। रटना नहीं है। रटना क्यों नहीं है? क्योंकि वहां से आपसे पूछेगा नहीं कि इसका मीनिंग क्या होता है, आपको सिर्फ मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक। ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए थोड़े से, कि क्या कहना के लिए कब क्या यूज हो रहा है। वॉज लगा है तो पास्ट की बात हो रही थी, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आज का हम अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। आज स्टोरी है, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, फिर भी बहुत छोटी भी नहीं है। तो आपको इसको एक बार 2-3 बार इसको रीड करना जब शुरू करोगे, सबसे अच्छा तरीका है आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और उसके बाद एक बार इसको रीड करिए। उसके बाद जब मैं समझाऊंगा अभी तो उसको फिर आप सुनिए। तो व्हाट यू नीड टू डू इज लेट्स पॉज इट आउट और आप उसको चेक करो। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। A group of tired dusty riders, टायर्ड मतलब थके हुए, डस्टी मतलब जो धूल खाए हुए हों, राइडर्स जो राइड कर रहे हो, किसको राइड कर रहे होंगे, यहाँ पे घोड़ों को राइड करने की बात हो रही होगी। एट अ फॉक ऑफ रोड, अब यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे होंगे वो फॉक ऑफ रोड पे कंफ्यूज जाएंगे। फॉक ऑफ रोड होता क्या है? जब रोड दो तरफ से कहीं अलग अलग रास्ते से निकलती है, ठीक है, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, तो इस पॉइंट को कहते हैं फॉक इन द रोड। ठीक है, आप फॉक यूज करते होगे खाने के लिए, जो चम्मच होता है कांटे वाला, उसको फोर्क भी कहते हैं। ठीक है। Their leader immediately sprang to the ground. उनका जो लीडर था immediately मतलब तुरंत sprang to the ground, जमीन पे कूदा। After first throwing his rein, मतलब पहले उसने अपना first मतलब पहले throwing मतलब फेंकना, rein rein क्या, वो जो घोड़े की लगाम थी, एक दूसरे को फेंका। To one of the others मतलब दूसरे वाले को उसने थमा दी, अपनी जो घोड़े की लगाम थी वो दूसरे को थमाई और तुरंत वो जमीन पे कूद गया। एंड बिगिन द एग्जामिन मिनिटली द सैंडी ट्रैक्स, उसने बहुत ही बारीकी से जो सैंडी ट्रैक था, रास्ता था, उसको एग्जामिन मतलब जांच करनी शुरू की उसकी। द प्रॉब्लम वॉज सिंपल, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत सिंपल थी। इफ द फ्लीइंग एनिमी, फ्लीइंग मतलब भागने वाला। अब देखिए जो वर्ड्स आपको नहीं पता, यू हैव टू रीड इट, राइट इट एंड लर्न इट। फ्लीइंग एनिमी हैड टेकन द लेफ्ट, अगर उन्होंने लेफ्ट साइड ले लिया है रोड का, लेफ्ट टर्निंग, दे रिमेंड अ लिटिल होप फॉर कैचिंग देम, अब उनको पकड़ने का, कैचिंग मतलब पकड़ने का चांस बहुत कम बचा है। सिंस ही न्यू, उसको पता था,
that it lead back to a small settlement of native huts. native मतलब वहां के रहने वाले जो मूल निवासी हैं, तो उसको पता था कि अगर वो लोग लेफ्ट ले लेंगे तो उनको पकड़ नहीं पाएंगे हम अपने एनिमी को। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में एक छोटा सा सेटलमेंट है। सेटलमेंट मतलब लोगों का ग्रुप है। स्मॉल सेटलमेंट मतलब छोटा सा नेटिव लोगों का सेटलमेंट है, वहां पे वो लोग रहते हैं। वेयर दे शुड बी शेल्टर्ड मतलब उनको वहां पे शेल्टर दिया जाएगा बाय द फ्रेंडली इनहेबिटेंट्स। वहां जो लोग रहते हैं वो हमारे एनिमी को शेल्टर देंगे, मतलब उनको रुकने के लिए जगह देंगे। इफ ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ अगर दे हैव ब्रांच टू द राइट मतलब अगर वो राइट साइड घूम गए थे, दे वुड हैव बिफोर देम द ओपन डेजर्ट। उनके सामने एक बहुत लंबा चौड़ा ओपन डेजर्ट मतलब बहुत बड़ा डेजर्ट होगा। नॉट अ फ्लैट एक्सपेंस ऑफ सैंड सच एज दे हैड जस्ट क्रॉस मतलब जैसे पीछे सैंड था वैसा सिंपल सा फ्लैट एरिया नहीं होगा, एक बहुत ज्यादा डेजर्ट होगा। बट अ कंट्री ब्रोकन बाय अ सीरीज ऑफ रिजेस मतलब बहुत से रिजेस पड़ रहे होंगे। बिहाइंड रिजेस क्या होते हैं? ऊंचे नीचे वाले रास्ते। बिहाइंड एनी ऑफ विच अ होल आर्मी कुड हाइड मतलब उसके नीचे एक इतनी जगह होगी कि उसके पीछे अगर आर्मी छुपी हुई तो किसी को पता नहीं चलेगा। He turned to his companion to see if he could really read any solution in their face. वो अपने साथियों के साथ मतलब जो लीडर था वो अपने साथियों की तरफ घूमा उनका चेहरा देखने के लिए कि क्या उनमें से किसी को कुछ आइडिया है कि अब क्या करना चाहिए। बट दे वर टू ऑक्यूपाइड बेयर एकिंग लिम्स। एकिंग मतलब दर्द होता हुआ मतलब, लेकिन जो उसके साथी थे वो खुद ही परेशान थे। लिम्ब मतलब अपने पैर से, उनका पैर दुख रहा था। एंड सेवरल्स वर टेकिंग अ क्विक ड्रिंक फ्रॉम द फ्लास्क विच हंग एट द बेल्ट। मतलब कुछ लोग पानी पी रहे थे, कुछ लोग अपने दर्द से परेशान थे। ही रियलाइज्ड एवरी मिनट्स डिले लेसेंड देयर चांस ऑफ ओवरटेकिंग देयर एडवर्सरीज। उसको तब ये एहसास हुआ, रियलाइज्ड, कि एवरी मिनट जितना मिनट का वो डिले कर रहे हैं लेस कर रहा है उनका चांस ओवरटेक करने को, जो उनको ओवरटेक करना था, जो उनके एडवर्सरीज एनिमीज जो भाग रहे थे उनको। सो विद अ रैपिड ग्लैंस एट द सन मतलब वो सूरज की तरफ देखता है। ही जम्प्ड वन मोर इनटू द सैडल एंड विद द विम इंडिकेट्स दे द वे दे वेव टू गो। और उसके बाद वो अपने घोड़े पे झट से कूद जाता है। उसको एक चाबुक मारता है, विप जो चाबुक होता है, एंड इंडिकेटेड मतलब इससे वो दिखाता है कि वो किस तरफ उसको अब जाना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ लोग भाग गए हैं, उनका पीछा हो रहा है और वो लोग अब डिसाइड कर रहे हैं कि अब उनको किस साइड जाके पकड़ना है। तो इससे पहला क्वेश्चन क्या है? वाई डिड द लीडर टुक सॉरी वाई डिड द लीडर लुक एट द सन? लीडर ने सन की तरफ क्यों देखा? टू एस्टिमेट व्हाट डे लाइट स्टिल रिमेन्ड, ही सेंट अ साइलेंट प्रेयर टू सन गॉड टू शो द वे, to estimate chance of their overtaking their adversaries, to estimate their position in the desert। अब उसने सन की तरफ क्यों देखा? वो ये जानना चाहता था कि अभी कितना दिन बचा हुआ है उसके पास। सन को देख के पता चलेगा ना, सन आपके ऊपर है तो भी 12 बज रहा है, ढलता हुआ सूरज है, उगता हुआ सूरज है। कि उसने इसलिए देखा था कि वो ये जानना चाहता था कि क्या वो भगवान की तरफ इशारा करके कुछ प्रेयर कर रहा था कि भैया हमको रास्ता दिखा दीजिए भगवान जी, या फिर वो कुछ ऐसा चाह रहा था कि एक चांस सोच रहा था कि क्या चांस है भगवान ऊपर सन को देख के ये सोच रहा था कि क्या चांस है हमारा अपने एडवर्सरीज को पकड़ने का, या वो सन को देख के अपनी पोजीशन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि हम कहाँ पे हैं। तो क्या सन को देख के आप अपनी पोजीशन बता सकते हो? सन को देख के आप सिर्फ एक चीज बता सकते हो और वो ये है कि वो अभी किस टाइम पे है। क्या टाइम आपके पास, कितना टाइम अंधेरा होने से पहले आपके पास कितना टाइम बचा है अपने दुश्मनों को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ का आंसर होगा ए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इफ एनी was the difference in the nature of the terrain they had already traversed and the one lying ahead। पूछ रहा है कि क्या अगर कोई डिफरेंस था उनके पिछले रास्ते में, नेचर ऑफ द टेरेन, टेरेन मतलब जो एरिया होता है, ठीक है। दे हैड ऑलरेडी ट्रेवर्स मतलब जो ऑलरेडी वो ट्रेवर्स मतलब ट्रैवल करके आ चुके हैं, या फिर वन लाइन अहेड जो आगे है, उन दोनों में क्या कोई फर्क है? हमने पढ़ा था क्या फर्क है, एक तरफ कुछ लोग रहते हैं और दूसरी तरफ बहुत बड़ा ओपन डेजर्ट है, ठीक है। और पीछे क्या था? पीछे एकदम सिंपल सा फ्लैट सैंड वाली रोड थी, उसको ज्यादा दिक्कत वाली रोड नहीं थी। द कंट्री साइड ऑलरेडी ट्रेवर्स वॉज अप एंड डाउन, ये गलत है क्योंकि पहले ही फ्लैट था, हम पढ़ चुके हैं। देयर वॉज हार्डली एनी डिफरेंस, इट वॉज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ अनएंडिंग डेजर्ट, ये भी गलत है क्योंकि हम कह चुके हैं कि डिफरेंस था दोनों में। The terrain herethrough was dusty and tiring. The road ahead led back to habitation। ये कुछ बात सही कह रहा है कि देखो
अभी जो पीछे था वो डस्टी और टायरिंग मतलब थका देने वाला था, धूल मिट्टी वाला था, और आगे जो है उसमें हैबिटेशन है, मतलब लोग रहते हैं। या what they crossed was a flat expanse of sand, and what they lay ahead to the right was series of ridges of the sand. अब देखो ये ज्यादा सही बात कह रहा है, वो सही बात कह रहा है, इस सेंटेंस में भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि हैबिटेशन है आगे, लेकिन लेफ्ट है कि राइट है ये नहीं कह रहा है ये सेंटेंस, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा डी वाला पूरा सही बता रहा है कि जो पीछे था वो फ्लैट एक्सपेंस ऑफ द सैंड था, जैसे यहाँ देखिए फ्लैट एक्सपेंस ऑफ द सैंड था, और एंड व्हाट ले अहेड वाज अ राइट वे वाज सीरीज ऑफ रिजेस एंड सैंड। और हम आगे यहाँ पढ़ चुके हैं कि आगे क्या था, ओपन डेजर्ट और सीरीज ऑफ रिजेस। तो इस तरह से हम पीछे की कहानी से देखते हैं कि हम क्या पढ़े हैं और क्या हमको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What difficulties did they expect if they took the branch to the right? अगर वो राइट साइड का कट ले लेते, कह रहे हैं ना what difficulties, क्या उनको मुश्किल होती अगर वो राइट साइड का रास्ता लेते तो। और हमें पता है कि आगे का रास्ता राइट साइड वाला रिजेस से मतलब ऊंचा नीचा ऐसे ऐसे वाला रास्ता था, और वो सिंपल पिछले के फ्लैट रास्ते जैसा नहीं था। द ओपन डेजर्ट अहेड प्रॉमिस नो एसेस टू शेल्टर देम एट नाइट। इस बारे में कहीं बात ही नहीं हुई है, ओपन डेजर्ट के बारे में बात हुई है लेकिन ये चीजें बात नहीं हुई थी। दे वेर एब्सोल्युटली इन द डार्क अबाउट व्हाट दे ले अहेड टू देम, ये भी नहीं है उनको पता है कि आगे क्या था। अहेड ले अ कंट्री फुल ऑफ रिजेस ऑफ सैंड प्रोवाइडिंग कवर टू द फ्लीइंग आर्मी, मतलब अगर हम पीछे से इस साइड से आ रहे हैं और वो यहाँ छुप के बैठ के इंतजार कर रहे हैं तो हमको पता ही नहीं चलेगा बहुत पास तक जाने तक। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, होल आर्मी कुड हाइड, क्यों, सीरीज ऑफ रिजेस बिहाइंड के पीछे छुप के वो लोग हमारा इंतजार कर सकते हैं, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। दे वुड हैव बिफोर देम द ओपन डेजर्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग परसूट, ओपन डेजर्ट की बात कही है लेकिन परसूटिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही सही होगा, क्योंकि वहां पे हम ये बात देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको सेंटेंस में क्या बात देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ द ग्रुप ऑफ द राइटर्स, जो राइडर्स चल रहे थे उनका एम क्या था। दे वे फ्लीइंग फ्रॉम द परसुइंग एनिमी, वो भाग रहे थे अपने एनिमी से जो उनके पीछे पड़े हुए थे। दे हैड अ स्मॉल सेटलमेंट ऑफ नेटिव हट्स एज देयर गोल, उनको सेटलमेंट की तरफ जाना था। दे वर एक्सप्लोरिंग डेजर्ट, वो डेजर्ट में घूमने टहलने निकले हुए थे। एक्सप्लोर का मतलब कि क्या एरिया है, कहाँ पे क्या है, एक्सप्लोर करने का मतलब ये होता है। दे वर परसुइंग अ फ्लीइंग आर्मी, परसुइंग मतलब किसी के पीछे भाग रहे हो आप या कुछ परस्यू कर रहे हो, आप जॉब के पीछे भाग रहे हो या परसुइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो उसके पीछे भागना। फ्लीइंग एनिमी, फ्लीइंग मतलब भागता हुआ एनिमी, जो हमारा दुश्मन था उसके पीछे भाग रहे थे, इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिफिकल्टीज डिड द परसुअर, परसुअर मतलब जो पीछा कर रहा है, एक्सपेक्ट इफ दे टुक द लेफ्ट हैंड ट्रैक, अगर वो लेफ्ट हैंड लेते तो क्या उनको दिक्कतें आ सकती थी। इट लीड थ्रू अ ट्रैकलेस एक्सपेंस ऑफ अनएंडिंग डेजर्ट, इसके बारे में कहीं बात ही नहीं हुई है। इट लेड टू अ सेटलमेंट वेयर द रेसिडेंट वुड श्योरली शेल्टर द एनिमी दे वेयर आफ्टर, तो ये बात कही गई है कि अगर वो लेफ्ट जाते तो लेफ्ट में उनकी एनिमीज को शेल्टर दिया जाता, उनको रुकने की जगह मिलती। द सेटलमेंट इट लीड्स टू वॉज हॉस्टाइल टू देम, हॉस्टाइल है कि नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। द लीडर एंटिसिपेटेड अ पॉसिबल रिवोल्ट अमंग हिज फॉलोअर्स, फुट सोड डस्ट कवर्ड, वो लीडर सोच रहा था कि हमारे जो लोग हैं, हमारी टीम के जो लोग हैं जो हमारे साथ आ रहे हैं वो रिवोल्ट कर देंगे, बगावत कर देंगे। इसके बारे में, बगावत के बारे में पूरे सेंटेंस में बात हुई नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सी होगा। द सेटलमेंट इट लीड टू वाज हॉस्टाइल टू देम, क्योंकि वो हमारे दुश्मन को वहां पे रुकने की जगह दे रहा था। ठीक है, तो आपको सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है और उसके हिसाब से आंसर टिक करने हैं। और उसका एक ही तरीका है कि आपको एक बार में नहीं समझ में आता, देखो दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, 4 बार करो, 5 बार करो, एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिस करो ना, एग्जाम में जाके क्यों देखना है। एग्जाम में आप कर लोगे प्रैक्टिस तो आंसर लगने आने लगोगे, 2-4 बार के नहीं होगा। लेकिन हाँ, रोज आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जब 30-40 आरसी कर चुके होगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि हाउ इट हैज टू बी डन। कोई और क्वेरी हो, कोई और डाउट हो एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड।